बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, इकोनॉमिक फ्रंट पर आज बड़ी डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए कौमी प्लान तैयार कर लिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में अहम इजलास हुआ जिसमें वफाकी वज़रा, वज़राए आला, आर्मी चीफ और आला सरकारी हुक्काम ने शिरकत की। इस इजलास में फैसला किया गया कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम की जाएगी, जिसका मकसद बैरूनी मुल्की सरमायाकारी को पाकिस्तान लेकर आना, रुकावटों को दूर करना और एक तौर पे ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल होगी ये वन विंडो का किरदार अदा करेगी। इसके अलावा इस अहम इजलास में यह भी फैसला किया गया कि चाहे वो एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, माइनिंग है, मिनरल्स है, आईटी है, इन शोबाजात के पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इकदामात उठाए जाएंगे। फिर विफाकी और सूबाई सतह पर बेहतर इश्तराक अमल को आगे लेकर जाया जाएगा। इसका मकसद पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं, इस मसाइल से पाकिस्तान को निकालना है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट है। जो हमारे शोज में अक्सर माहिर मईशत जब आते हैं वो कहते हैं हमें एड नहीं बल्कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की जरूरत है, यानी बरामदात को। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है ये कलीदी किरदार अदा करेगी। एक तो इस हवाले से जरूर हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि जैसे हमने कल भी कहा था, जब हम यूनान किश्ती हादसे पे बात कर रहे थे तो हमने कहा कि हमारा मसला बेसिकली मईशत का है और उस अनफॉर्चुनेट हादसे में भी मुआशी पहलू बहुत ज्यादा नुमाया था। इस अहम मामले पे बात करेंगे। फिर सिक्योरिटी फ्रंट पे एक और अहम डेवलपमेंट हुई है। आज हमने देखा पाकिस्तान का एक और दुश्मन जमातुल अहरार और कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुंसलिक अहम दहशतगर्द कमांडर सरबकफ मोमन हलाक हो गए हैं। आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। ये वो किरदार मास्टरमाइंड था जो पेशावर पुलिस लाइंस इंतहाई अफसोस अंदोनाक खुदकुश धमाका हुआ था जिसे 100 से ज्यादा नमाजी दौरान नमाज शहीद हो गए थे। इसके अलावा बहुत सी जगहों पर और भी जो नुक्से अमन के वाकयात थे उसमें ये मास्टरमाइंड था। फिर 9 मई के वाकयात जो एक सियासी जमात ने किए उसकी हिमायत भी इस शख्स ने की थी। आज ये अपने अंजाम को पहुंचा। इस डेवलपमेंट उस पर भी हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। फिर मुल्क की जो सियासत है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आज उनकी लंदन में साबिक वज़ीर आज़म कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। आपके इल्म में शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं और नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद आपने पाकिस्तान की वजारत उज़्मा और नून लीग के वज़ीर आज़म आप थे और उसमें आपने कलीदी किरदार अदा किया। दरीना साथी हैं नवाज शरीफ साहब के, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर नायब सदर भी रह चुके हैं। उनकी मुलाकात हुई। उनकी चूंकि मीडिया में बहुत से बयानात आए थे, उसी तनाज़ुर में इस मुलाकात को सियासी और सहाफती हल्के अहम करार दे रहे थे। इस डेवलपमेंट में भी गुफ्तगू करेंगे। दीगर सियासी मामलात को ज़ेरे बहस लाएंगे। बड़ा जामे और मुतवाज़न पैनल आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू। उनका तारुफ आपसे हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम परवेज साहब। राजा खुर्रम परवेज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है। आपका बहुत शुक्रिया खुर्रम परवेज साहब। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वसीम अब्बासी साहब, मारूफ सहाफ़ी हैं, एक नशरियाती इदारे से वाबस्ता है और सोशल मीडिया भी बड़े एक्टिव हैं। वसीम अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया, पहली दफा हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब दिफाई तजिया निगार हैं, हमारे साथ कराची स्टूडियो से नशिस्त कर रहे हैं। इनसे जो सिक्योरिटी फ्रंट पे आज डेवलपमेंट हुई जिसका मैंने तस्करा किया अपने प्रोग्राम के इब्तिदाई में, उस पर बात करेंगे। और दौरान गुफ्तगू इंशाल्लाह हमें मायजा हमीद साहबा ज्वाइन करेंगी, मेंबर कौमी असम्बली है, मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक है। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। वसीम अब्बासी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। बताइएगा मुआशी प्लान कितना मुनफरिद है, कितना मुख्तलिफ है और आप समझते हैं वाकई पाकिस्तान की बहाली के लिए एक अच्छा और अमलन प्लान हो सकता है? जी अनवार साहब, बहुत शुक्रिया एक तो प्रोग्राम में बुलाने का। मेरे ख्याल में बहुत ही जामे और बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है और ये बहुत ज़रूरी था। अच्छा। कुछ अर्सा कबल हमने एक सेमिनार करवाया था वी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। उसमें जो BOI के फॉर्मर चेयरमैन थे और जो बाकी लोग थे उन सब का ये इत्तेफाक था कि पाकिस्तान का जो माशी मसला है उसकी एक बड़ी कलीदी वजह यह है कि इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रेंडली माहौल नहीं है। पाकिस्तान में बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है। कंपनीज आती हैं, हाँ। उनको 100 के करीब NOCs लेने पड़ते हैं, वन विंडो ऑपरेशन नहीं है, मुख्तलिफ NOCs लेने पड़ते हैं, रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से मुतनफ़र होकर चले जाते हैं, बाकी मुल्क फैसिलिटेट करते हैं।
तो ये मेरे ख्याल में गेम चेंजर किस्म का एक लेकिन साबित पहले हो भी सकता है। कतल इमारत अक्सर कहा जाता था कि वन विंडो ऑपरेशन के लिए हम मेरा ख्याल है पहले इकदामात उठा रहे हैं। कहा गया था, लेकिन वो इतने सीरियस नहीं थे। अभी के सीरियसनेस मैं आपको बताता चलूं कि उसकी शायद एक वजह नज़र ये आ रही है कि उसका जो इंतजामी कंट्रोल होगा और वो सारा कुछ वो आर्मी करेगी। किसका? ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसका काउंसिल है, पाक फौज करेगी। जी जी बिल्कुल, इसका इंतजाम जो है वो पाक फौज के जिम्मे होगा। इसको देखभाल भी वो करेगी और इसके तहत अगले 5 सालों में उनका एस्टिमेट है कि 70 बिलियन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। 70 बिलियन के करीब 70 बिलियन रुपए या 70 बिलियन डॉलर? 70 बिलियन डॉलर्स। अच्छा। 70 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी नेक्स्ट 5 इयर्स में, और 70 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन होगी जो वो कह रहे हैं। इसके अलावा 15 से 20 लाख के करीब मुलाजमतें मिलेंगी जो डायरेक्टली जॉब्स होंगी। उसके अलावा 70 लाख से 1 करोड़ तक जो इनडायरेक्ट जॉब्स भी पैदा होंगी। तो मेरे ख्याल में अगर ये हो जाता है और ये वन विंडो ऑपरेशन होता है जिसमें कि इन्वेस्टर पाकिस्तान में आता है, उसको बिजली के कनेक्शन, गैस के कनेक्शन, परमिशंस, ये सब कुछ एक ही विंडो से मिल जाता है और आराम से आके पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी करता है, उसके जवाब में उसको रिटर्न मिलते हैं, तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान को प्रेफर करेगा। एक इन्वेस्टमेंट हेवन बनाने की जरूरत थी पाकिस्तान को, और मेरे ख्याल है सीरियसनेस नजर आ रही है। और पाकिस्तान में आपको पता है कि इंस्टीट्यूशन जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है आर्मी को समझा जाता है, उनके पार्ट पे विलिंगनेस जब शो होती है तो इसका मतलब है वो कुछ कर और तमाम को ऑल ऑन बोर्ड लेने के लिए भी बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। कंसेंसस भी होगा। आपको याद है फैटिव में जब हम नेगेटिव लिस्ट में थे तो जीएचक्यू में एक बहुत बड़ा सेंटर भी उसमें सेंटर कायम हुआ, और फिर आपने देखा कि कैसे एक दूसरे से जो बाहम दस्तो गिरेबान पार्टियां थी उन्होंने रातों रात सपोर्ट की और सारे बिल एकदम पास हो गए थे। ये आम नुकता आपने उठाए। हाँ। हमें माइजा हमीद साहबा ने ज्वाइन कर ली, इनका तारुफ हमने गायबाना करा दिया था। माइजा साहब बहुत शुक्रिया, मेनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। मेंबर कौमी असम्बली है, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। वसीम अब्बासी साहब की गुफ्तगू आप सुन रही थी, आपने भी ये डेवलपमेंट देखी, मैं देख रहा था आप 8 PM के शो में थी। अहम डेवलपमेंट है, जाहिर बात है आपकी हुकूमत जो कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें राजा खुर्रम परवेज साहब की जमात पीपल्स पार्टी भी है, अहम पार्टनर है। आपकी मुद्दत तो 12 अगस्त को रात 12 बजे खत्म हो रही है, लेकिन एक अच्छी इब्तिदा है। और जैसे वसीम अब्बासी साहब कह रहे थे, आर्मी का ऑन बोर्ड होना, कंटिन्यूटी तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है। आर्मी चीफ भी मौजूद थे। आप क्या कहेंगी, मुश्किल मौशी मामलात हैं, इसमें ये मौशी प्लान दिया गया है, लेकिन जो असल टेस्ट है वो उस पर अमल दरामद का है। हमारे मुल्क में कवानीन और बहुत से इदारे बन जाते हैं, मसला अमल दरामद का होता है। क्या कहेंगी माइजा हमीद साहबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझती हूँ कि अमल दरामद जो है इम्पॉर्टेंट है, और अमल दरामद जो है वो एक वाहिद शख्स जिनको मैंने देखा है कि वो हर चीज़ पे जो पॉलिसी बनाते हैं उस पर अमल दरामद भी करते हैं और जो वादा करते हैं उसको तकमील तक पहुँचाते हैं, वो हैं शहबाज शरीफ साहब। तो मैं ये समझती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का एक पहले भी एक जो है ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो जो है जो भी पॉलिसी बनाते हैं उसको तकमील तक पहुंचाते हैं। और आजकल जो माशी पॉलिसी जो चैलेंजेस हैं उसके अंदर जो है माशी पॉलिसी और जो लोगों को रिलीफ देना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है। किसी भी पार्टी के लिए जो है ये एक वाइटल फैक्टर है इन विनिंग द नेक्स्ट इलेक्शन। सो मैं ये फील करती हूँ कि वज़ीर आज़म जो अभी शहबाज शरीफ साहब हैं वो पूरी तगो-दो के साथ जिस तरह पहले प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कराते रहे हैं और ओवरसी करते रहे हैं और ख़ुद देखते हैं, उनकी अपनी नज़र होती है हर एक मिनिस्टर पे, हर एक प्रोजेक्ट पे, हर एक इम्प्लीमेंटेशन पे, उसी तरह जो है वज़ीर आज़म जो है कोशिश करेंगे और मेरा ख्याल है इंशाल्लाह जो है वो इम्प्लीमेंटेशन को शुरू तो करा जाएंगे। आगे निगरान हुकूमत उसे कैसे आगे लेके चलती है, आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन, आई डोंट नो हु कम्स। तो मुझे ये आइडिया नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि इस चीज़ का मैं 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि जो चीज़ मियाँ शहबाज शरीफ का ब्रेन चाइल्ड होती है वो जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। और ये आपने पंजाब में भी देखा होगा और अब सेंटर में भी एक साल में देख रहे होंगे। जी, आज उन्होंने मरगर एवेन्यू जो है उसका भी इफ्तिताह किया है। फिर 12 खाऊ का जो पास है मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हो सकता है। और भी IGP रोड है, दीगर हैं। खुर्रम परवेज अफसर, इस हवाले से मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जाहिर बात है आप लोगों के वज़रा भी मौजूद थे आज, जो बड़ी नशिस्त हुई है और बड़ा आम है, यूनिटी गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट है। अगरचे कुछ माली मामलात पे आप लोगों के इख्तलाफ भी थे। आज वज़ीर ख़ज़ाना साहब डार साहब ने भी कहा कि सिंध के लिए जो 25 अरब रुपए बिलावल भुट्टो साहब ने कहा और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब भी दौरान सैलाब गए थे। इंशाल्लाह हम उम्मीद
करेंगे वो मामला हल हो जाएगा। क्या कहेंगे सर, असल मसला ही मईशत का है ना। देखें ना, आप लोगों को भी अगर इख्तलाफ उठा है तो वो मुआशी मामलात पर ही है। बिल्कुल अनवार भाई, आपने ठीक पॉइंट आउट किया। जो इख्तलाफ उठा वो कोई अपनी ज़ात के लिए नहीं था या अपनी पार्टी के लिए नहीं था चेयरमैन साहब का, वो इख्तलाफ जदगान की बात थी जी। और उनसे हमने वादे किए हुए थे और उनको आबाद करना, उनको बहाल करना, उनको दोबारा छत देना ये हुकूमत की जिम्मेदारी। और मेरा ख्याल है कि ये जो मसला आपने जब ये रेज़ हुआ है तो अब खबर यही है कि वो हल हो जाएगा इंशाल्लाह और ये पैसे मिल जाएंगे। जहाँ तक बात फिर बिलावल साहब बजट स्पीच करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा। जो फैसिलिटेशन काउंसिल की बात चल रही थी ये बड़ा खुशाइंद है और जो इसमें मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि इसकी जो कॉम्पोजिशन है ना इस काउंसिल की, वो खुद इस चीज़ की गवाही देती है और मेक श्योर करेगी कि आपका जो इन्वेस्टर है उसको बड़ा फ्रेंडली और कंडूसिव एनवायरनमेंट मिलेगा। नंबर वन। दूसरा, इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो ये मेक श्योर भी करेगी कि हुकूमत चाहे जो भी हो, मतलब कई दफ़ा हम देखते हैं मरकज़ में एक हुकूमत है, सूबों में एक हुकूमत है, दूसरे सूबे में तीसरी हुकूमत है। ऐसे में इन सबको एक पेज पे रख के साथ चलना ये मेक श्योर करेगी ये कॉम्पोजिशन इंशाल्लाह। आपका दौर में ये प्रॉब्लम रही, ये बहुत प्रॉब्लम्स रहे हैं, मतलब सी पैक पे रहे, फिर अपने वो पावर प्लांट्स लगाने पे मसले शुरू हो गए थे कि वो जो हाइडल के मसले थे सूबों के दरमियान में। तो ये एक ऐसा स्टेप है जो मेरा ख्याल है मेक श्योर करेगा जो इकोनॉमी की तरफ हमने बेहतरी की तरफ जाना है उसके अंदर एक माइलस्टोन साबित होगा इंशाल्लाह ताला। ओके ब्रिगेडियर साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जाहिर बात है हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारी सिक्योरिटी में उनका सबसे अहम किरदार है और आज भी जो एक अहम दहशतगर्द हलाक हुआ उसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़रूर अहम जो है वो किरदार होगा, उस पर तो हम अक्सर बात करते हैं। इकोनॉमिक मैटर्स में आज आर्मी चीफ मौजूद थे, इससे पहले भी हमने देखा नेशनल डिफेंस काउंसिल की भी बात हुई थी। आप क्या कहेंगे, आर्मी चीफ भी आज खिताब कर रहे थे और उन्होंने सपोर्ट किया, उनका पाक फौज सपोर्ट करती है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो अपने पांव पे खड़ी हो, क्योंकि आप नई दुनिया में जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो ज़ामिन है आपकी नेशनल सिक्योरिटी की। आप क्या कहेंगे इस हवाले से ब्रिगेडियर मिनाज साहब? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी मईशत का पहिया अगर चलना है उस रफ्तार से जैसे कि पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत है तो उसके लिए आपके सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ठीक होना चाहिए। वन, सेकेंडली आपके जो इन्वेस्टर्स हैं चाहे वो लोकल इन्वेस्टर हों या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, तो उनको क्या चाहिए, एश्योरेंस चाहिए, सिंगल विंडो ऑपरेशन चाहिए, ताकि उनका जो भी गवर्नमेंट आती है, जैसे कि अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि आपकी जो सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान कुछ अगर गलतफहमियां हो भी जाती हैं तो इस कौंसिल के जरिए कि जिसमें आर्मी के रेप्स भी हैं, आपके चीफ मिनिस्टर्स भी बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर उसके अंदर हैं, तो ये चीज़ें हल हो जाएंगी और इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का जो है वो उसमें एतमाद बढ़ेगा ना। अभी इस चीज़ को अगर आप देखें तो ये तकरीबन हम कह रहे हैं कि 10 से 12 साल के अंदर तकरीबन 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पाकिस्तान की जा सकती है अगर इस कौंसिल को सही मानों में काम करने दिए, जो कि लाइकली है। अभी जो जिस तरह मैं फाजिल दोस्त भी कह रहे थे कि आर्मी इज नोन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अभी इसकी मिसाल एक आपने फैटफ को दे दी, जो जीएसक्यू में एमओ डायरेक्टरेट के अंदर एक सेल बनाया गया जिसने कि सूबों को और वफाक को बिठाया और जितने 27-28 पॉइंट थे फैटफ वालों के उनको एड्रेस किया और पाकिस्तान जब ग्रे लिस्ट से भी निकला और व्हाइट में आ गया। इसी तरह एनसीओसी को आप देख लें, पूरी दुनिया के अंदर एक वबा फैली हुई थी जिसको एनसीओसी जिसको आर्मी हेड लीड कर रही थी, कोऑर्डिनेशन सेंटर बना हुआ था, उसकी वजह से पूरी दुनिया में इसकी तारीफ की गई। आप ज़लज़ले को देखें, आप सैलाब को देखें, आप इलेक्शंस को देखें, कुछ भी इस तरह का नेशनल लेवल का जब भी काम होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी के हिसाब से पाकिस्तान आर्मी की खिदमात जो हमेशा सुनहरे रूप में रखी जाएंगी। एक तो ये हो गया। अब जब तक इकोनॉमी का ताल्लुक है कि उसको बेहतर करने में फौज का रोल, तो इससे पहले भी ना सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब बल्कि उससे पहले जो जनरल बाजवा भी थे वो अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए चाइना का दौरा किया, उन्होंने यूएई का दौरा किया, कतर का किया, सऊदी अरब का किया और उन्होंने जाके मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान के लिए जो कुछ पैसे चाहिए थे ताकि हमारे मईशत का पे चलता रहे, उन्होंने अपना रोल अदा किया। जहाँ पे पॉलिटिकल आपकी डिप्लोमेसी चल रही थी और उसके साथ साथ मिलिट्री डिप्लोमेसी ने उसको ऑगमेंट किया। तो मेरे ख्याल में जो अभी स्पेशल इन्वेस्टमेंट की जो स्पेशल आपकी काउंसिल बनाई गई है ये इंतहाई जो है क्लिनिक किरदार अदा करेगी पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स जो उनका एतमाद बहाल करने में, सिंगल विंडो ऑपरेशन करने में और इंशाल्लाह ताला जो एक कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव होल ऑफ द गवर्नमेंट एक रिस्पांस जो इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है वो इससे मुहैया हो सकेगा। तो मेरे ख्याल के अंदर इट्स अ काइंड ऑफ मिसाक मईशत जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेक होंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा। वैसे ही इस चैलेंज को भी मईशत के संभालेगा जैसे एनसीओसी ग्लोबल लेवल पे चैलेंज था, ये फैटफ पाकिस्तान के लिए
challenge थे इंशाल्लाह ताला in days to come. चलें, अल्लाह ताला ऐसा करे, हम उम्मीद और दुआ यही करेंगे। अच्छा, इस पे सिंबलिज्म बड़ा मैटर करता है वसीम अब्बासी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जहाँ हम मईशत की बहाली और अपनी मुआशी ज़बूहाली, और आज भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो कहते तो कुछ नहीं, लेकिन उनके चेहरों पे लिखा होता है कि सवाल होता है कि कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन साथ में चूंकि आप माशाल्लाह बड़े इंसाइटफुल जर्नलिस्ट हैं, ये चेयरमैन सेनेट की मराद का बिल वहाँ से पास हो जाना, उस पर भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्रिटिक आ रही है। क्या राय है आपकी कि जहाँ हम ये अपनी कौम को बता रहे हैं कि हमारे पास एक कौमी प्लान है, हमने बरामदात, अपनी जो बरामदात को बढ़ाना है, अपनी बेहतरी मामलात की करनी, वहाँ पर इस तरह की कानून साजी, क्या मैसेजिंग जाती है इससे? देखिए जी, मैसेजिंग तो बिल्कुल गलत जाती है। देखें, हम पहले ही अपने आप को समझते हैं कि वो स्टेक होल्डर नहीं है पाकिस्तान में, तो अगर ये लगेगा कि जो उनके नुमाइंदे हैं, इनडायरेक्टली नुमाइंदे हैं, चलो सेनेट में अपर हाउस है, तो वो अगर वो अपने बारे में इतना सोचते हैं, अपने बारे में कानून साजी करते हैं, पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी करते हैं, और ऐसी कानून साजी करते हैं जिससे डायरेक्टली वो बेनिफिट होते हैं, और उस पर कभी इख्तलाफ नहीं हुआ। मुझे काफ़ी अशरों से मैं ये सहाफ़त कर रहा हूँ और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता हूँ, पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग करता हूँ, हमेशा मराद के हवाले से बिल में चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, सब मौलाना फजल रहमान साहब की जमात हो, बिल्कुल बजट स्पीच में अगर वो कागज फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, नारेबाजी कर रहे हैं, मार रहे हैं कुर्सियां, लेकिन जब ये मराहत का बिल आएगा तो उसमें बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो है वो हो जाते हैं, बिल्कुल अमन सुकून के साथ ये पास यकसू हो जाते हैं। तो ये एक मैसेज जाता है कि आप अपनी मराहत, हालांकि बाज जैसे सिंगापुर है, वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस और मिनिस्टर की तनख्वाहें काफ़ी अच्छी होती हैं, ताकि क्योंकि अगर आपके पास एक पावर है तो आपके पास इतने इकोनॉमी भी तो देखे ना, सिंगापुर करप्शन ना करें, सिंगापुर की इकोनॉमी भी तो देखे ना, वहाँ तो पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारे पार्लियामेंटेरियन ये कहेंगे ना कि पहले हमें एम्पावर करें और पैसे दें, फिर उसके बाद हमारी इकोनॉमी के रिजल्ट देखें। तो लेकिन बहरहाल ये बात है कि ये गलत मैसेजिंग जाती है मेरे ख्याल में, और रिपोर्ट एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी बेल्ट टाइटनिंग करें, और दूसरी तरफ आप अपने लिए कोई बेल्ट टाइटनिंग नहीं, बेल्टें खुली कर रहे हैं। हाँ। तो ये मेरे ख्याल में अंसार अब्बास साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनकी स्टोरी आई थी, उसके बाद सोशल मीडिया पे ये आया, तो उसके बाद से अब कुछ लोग इस पे एतराज कर रहे हैं। वरना आप देखें, चेयरमैन सेनेट, साबिक चेयरमैन 2 सेनेट थे वहां पे, उन सब की इंडोर्समेंट के साथ आया था। नज़र रब्बानी साहब भी थे, फारूक नायक साहब भी थे, और सारे सेनेटर्स जो कि पीपल्स पार्टी के भी हैं, पीटीआई के भी हैं, JUI के भी हैं, नून लीग के भी हैं, सब ने इसकी सपोर्ट की। तो मेरे ख्याल में हम जब अवाम जो यहाँ पे अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो समझते हैं कि पार्लियामेंटेरियन हमारे दुख का मदावा करेंगे, वो जब ये देखते हैं कि वो अपने ही दर्द का हमेशा मदावा करते हैं, तो थोड़े से मायूसी होती है। जी सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? अनवार साहब, मैं कहना चाहूँगा कि मैं 100% मुत्तफिक हूँ जो गुफ्तगू यहाँ हुई, जो अब्बासी साहब ने की। एक ऐसे वक्त में जो इस वक्त आम आदमी के लिए रोटी का असूल मुश्किल है, यस, महंगाई अपने पीक पे, बेरोजगारी है तो लोग जुनान जाते हुए इतने लोग हमारे जान से गए। अगर यहाँ रोजगार होता तो वो बच्चे क्यों जाते? यही मजबूरियां थी। 22 लाख रुपए दे के कल हमने शो किया, 40 लाख तक लोगों ने पैसे दिए, 40 और गैर कानूनी तरीके से जा रहे थे। अभी जब मैं इस वक्त आपसे बात करूं तो मेरे अपने हल्के के 4-5 लड़के लीबिया की जेल में कैद हैं, वो भी इस तरह गए, वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं उनको ट्रेस करके वापस लाने। कैद हो गए वो? जी, लीबिया की जेल में कैद हैं इस वक्त, गुजर खान साइड से। जी, गुजर खान के 4 लड़के हैं हमारे। गुजारिश है सर, जब ये हालात हैं, ऐसे वक्त में ये बिल जो है, क्या आप आवाम के जख्मों पे नमक छिड़कना चाहते हैं या ये बेहिसी की इंतहा दिखाना चाहते हैं? आप मेरी गुजारिश सुन लें। इसको मुस्तरद किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अब अगला मेरी गुजारिश सुन लें, मैं इस पर पूरा जवाब देता हूँ। पीपल्स पार्टी ने इसको मुस्तरद किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने शदीद मजम्मत की है इसकी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये पास कैसे हुआ? मैं सेनेट का मेंबर तो नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ, कई दफ़ा चीज़ें ओवरलुक होती हैं। इसमें किसी एक जमात के सेनेटर्स नहीं जिन्होंने कहा कि ये सारी जमात के सेनेटर्स, हम इसको मुस्तरद करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंटरनली इस पर इन्वेस्टिगेशन हेल्ड कर रही है कि ये क्या हुआ है। अच्छा, इंटरनली हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी और हम ये पता करना चाहेंगे कैसे हमारे मेंबरान ने क्यों साइन किए, क्या वाकयात थे, क्या मुहरकात थे। ये मुस्तरद है और ये इंशाल्लाह कभी नहीं आएगा आगे, यहीं पे स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। माहिदा साहब, आपकी क्या इस पे राय है? जाहिर बात है, देखें, जैसे वसीम अब्बासी ने कहा कि सिंगापुर के पार्लियामेंटेरियंस है या दीगर और जो नेशंस है उनके पार्लियामेंटेरियंस है, और हम चाहेंगे कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस हमारे लिए कानून साजी करते हैं, दे आर वेल प्रिविलेज्ड हो। वैसे माशाल्लाह मैंने तो देखा है, मैं भी बड़े अरसे से कौमी असम्बली जा रहा हूँ, सेनेट प्रिविलेज क्लास से ज़्यादातर का ताल्लुक होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं सच बात कर रहा हूँ। लेकिन जो टाइमिंग्स है वो बड़े मैटर करते हैं सियासत में। इस बिल का, इस पे आपकी क्या राय है एज ए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली? देखिए, पर्सनली आई फील, आपने वैसे पहले जो बात की थी, ये जो नई काउंसिल बनी है, जी जी जी,
बिजनेसेस को फैसिलिटेट किया जाएगा। आई थिंक इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको जो वन विंडो ऑपरेशन मिलेगा एक बहुत बड़ा जो है माइलस्टोन है जिसको हमने अबूर किया है। बिकॉज आपको पता है कि जो बॉटलनेक्स है या इश्यूज होते हैं बिजनेसमैन को जो बाहर से यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको इतनी मुश्किलात होती हैं कि वो आधे रास्ते ही जो है वो तंग आके जो है वो बैक डाउन कर जाते हैं। तो ये वन विंडो ऑपरेशन जो है उसमें बिजनेस जो है ऑब्वियसली कम अरसे में जो है जल्दी इन्वेस्ट भी कर सकेगा और उसको फैसिलिटेट भी किया जाएगा। ये वज़ीर आज़म साहब बहुत देर से जब वज़ीर आला पंजाब थे कोशिश कर रहे थे कि जब भी वो बाहर के ममालिक में जाते थे तो जब भी उनकी बिजनेसमैन से मीटिंग होती थी तो वो यही कहते थे कि हमें किसी तरह वन विंडो ऑपरेशन मिल जाए तो हम लोग जो है बेहतर तरीके से या बेहतर वाक़े हमारे लिए प्रोवाइड हो सकते हैं ताकि हम इन्वेस्ट कर सकें पाकिस्तान में। तो आई थिंक ये जो वज़ीर आज़म साहब का ख्वाब था ये पहले बहुत देर से वो कोशिश कर रहे थे कि ये जो है ये सामने आए और जो है इसको जो है पॉलिसी मेकिंग तक लेके आए और इम्प्लीमेंट किया जाए। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है फॉर द करंट गवर्नमेंट। और आपको ये भी पता है कि वो टर्की भी गए, चाइना भी गए, डिफरेंट ममालिक में गए और उन्होंने जो है लोगों के वहाँ पे जाके पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को भी मिले, बाहर की बिजनेस कम्युनिटी को भी मिले, तो वो जो भी रिजर्वेशन शो करते हैं वो उनको नोट डाउन करके वही चीज़ें जो हैं फैसिलिटेट करने के लिए ये चीज बनी है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा इसमें हमने बात की थी असल में एक साल के अरसे में जी कवर करना। आई नो बट मैंने कहा आपको मेंशन कर दूं। सेकेंडली जी एक जो आप अभी बात कर रहे हैं कि ये जो सेनेट का है आई डोंट थिंक कि ये कोई इस वक्त की जो है ये इस वक्त जो है ये करना चाहिए था। नेशनल असेंबली में जो बजट पास होने जा रहा है उसमें भी ऐसी कोई मराहत नहीं है नेशनल असेंबली के मेंबर्स के लिए या तनख्वाहें बढ़ाने वाली बात किसी ने नहीं की। इसी वजह से की नहीं की क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें इक्तिसादी तौर पे हर आदमी जो है वो बड़ी मुश्किल में है। तो जो लोग जो है इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अलमबरदार हैं और जो एग्जाम्पल से लीड करते हैं अगर वही ऐसे काम करेंगे तो आई थिंक जो है आम आदमी तो है और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा। तो ये जो चीज़ है आई डोंट थिंक इसको जो है सपोर्ट करना चाहिए किसी भी तरीके से। और दूसरी बात ये कि आप बाखूबी वाकिफ़ हैं कि शहबाज शरीफ साहब जब भी वजीर आजम बने हैं, जब भी वजीर आला थे या वजीर आजम बने उन्होंने ना अपने वज़रा को कोई मराहत लेने दी है, ना उन्होंने कोई प्रोटोकॉल लेने दिया है, ना वो वजीर आजम हाउस में चाहते हैं कि कोई एक्स्ट्रा खर्चा हो बल्कि खर्चों में कमी लाई जाती है। तो वजीर आजम साहब तो उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड है, वजीर आला भी थे, उन्होंने हमेशा यही किया कि बाहर के दौरों में भी जो है वो हमेशा अपने पैसे खर्च करके जाते रहे। अब उनकी कैबिनेट अपने पैसे खर्च करके जाती रही है। अब अगर ऐसा किया गया है तो आई थिंक इस चीज को स्ट्राइक डाउन भी करना चाहिए और इसको कंडेम भी करना चाहिए। चले आपने कहा स्ट्राइक डाउन भी करना चाहिए, कंडेम भी करना चाहिए और खुरम साहब ने भी कहा है। मैं चाहूंगा ब्रिगेडियर साहब, सर वो प्रोग्राम के इब्तिदाई में हमने बात की थी एक अहम मतलूब दहशतगर्द सरबकफ मोमंद वो हलाक हो गए हैं, कुछ इस हवाले से आप डिटेल्स हमारे साथ शेयर करेंगे? ज़ाहिर बात है पेशावर पुलिस लाइन जो खुदकुश बम धमाका था तो बहुत ही दिलखराश मनाजिर हमने देखे थे, इतने जवानसाल पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस एहलकार और वहाँ जो लोग आए थे नमाज पढ़ने के लिए वो शहीद हुए थे, दीगर वाक़यात में भी मुलव्वस था। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए अभी जो हालिया दिनों के अंदर जब से गुलजार इमाम शम्मे की गिरफ्तारी हुई थी और उसने मीडिया पे आके बात की थी कि किस तरह से स्टेट ने उसको एक स्टेट की तरह डील किया और उसके सरेंडर करने के ऊपर उसने सारी चीज़ें बताई और उसने पैगाम भी दिया तमाम नौजवानों को कि वो नीचे आए और गवर्नमेंट से बात करें। उसी के फॉलोअप में उसके बाद नज़र जोरिंद है उसकी डेथ हुई वहाँ पे हमसाया मुल्क के अंदर, जो अगेन अंदरूनी लड़ाई की वजह से हुई। फिर पिछले दिनों अगर आपने देखा हो तो दरा आदम खेल के अंदर जफ़र खान और जफरी अपनी जो है ग्रुप समेत जो उसको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने वहाँ पे अपने साथियों के समेत उसको
नेस्तो नाबूद किया और उस इलाके में अमन कायम किया। और आज की खबर के मुताबिक सरबकफ मेमन जो है, जो कि स्नैपर के तौर पर भी जाना जानता था और जमातुल अहरार का एक बड़ा सरकर्दा लीडर था, वो टीटीपी में जब उसका शुमार हुआ, उसमें जम हुआ, तो टीटीपी के अंदर और जमातुल अहरार की जो लीडरशिप है उस पर तनाज़ात खड़े हुए। उसकी बेसिकली वजह यह है कि अगर आपने उस तरह डिलीवर नहीं कर रहे तो आपकी जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो कोई काम करेंगे तब आपको वो पैसे देते हैं। तो चूंकि यहाँ पे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और इसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऐसा माहौल अर्सवाइल फाटा के अंदर और बलूचिस्तान में क्रिएट कर रखा है कि अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई किसी भी दहशतगर्द के लिए कि वो यहाँ पे आके अपने मजमूम इरादों में कामयाब हो सके। तो जब उनको पैसे नहीं मिल रहे तो आपस में उनके तफरके पैदा हुए। इन तफरकों के पीछे वजह से लीडरशिप के अंदर जो है क्वेश्चंस होना शुरू हुए। और लीडरशिप में अगर आप देखें तो भी जो ये सरबकफ मेहमद है, इसकी लड़ाई चल रही थी नूर वली महसूद के साथ, जो कि टीटीपी का एक सरकर्दा लीडर है। तो इस टसल के अंदर जो नूर वली महसूद है उसके लोगों ने इसको जहर दे के हलाक किया खबरों के मुताबिक। अच्छा। अब ये 2-3 चीजें जाहिर करती हैं कि इतना ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी 2-3 वजूहत है। सबसे पहली कि आपके जो आर्म फोर्सेस का ऑपरेशन कर रहे हैं अर्सवाइल फाटा के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, वो इंतही तनदही से कर रहे हैं और किसी किस्म का किसी दहशतगर्द को दोबारा पनपने का मौका नहीं दे रहे, जो कि ये समझ रहे थे कि शायद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो वापस अपने कदम जमा सकेंगे। 1 सेकेंडली, जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जैसे स्पेशली हमारी आईएसआई है, उसकी ह्यूमन इंटेलिजेंस की पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं। और जब वो ऑगमेंट हो गई है आपकी टेक्निकल इंटेलिजेंस के साथ, तो अब दुश्मन के लिए जो टेररिस्ट हैं, ना बैरून मुल्क ना डोमेस्टिक लेवल के ऊपर किसी किस्म की कोई जगह छुपी है जहां पे वो छुप सकें। नंबर 3, जो आपके जो लोकल्स हैं, चाहे बलूचिस्तान के हों चाहे फाटा के हों, उनको मुकम्मल ट्रस्ट अभी है अपनी आर्म फोर्सेस के ऊपर कि जब जब इन्होंने ऑपरेशन किया तो यहाँ पे अमन के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। इसके साथ साथ जो आपके आर्म फोर्सेस ने इन सूबों के अंदर, स्पेशली साउथ बलूचिस्तान के अंदर और अर्सवाइल फाटा के अंदर, जो आपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के जरिए इकनॉमिक जो अपने स्टेक्स बढ़ाए लोगों के, अब लोग किसी सूरत नहीं चाहते कि उनकी वो जो घर का किचन चल रहा है वो दोबारा से ये दहशतगर्द आके उसमें किसी किस्म का डाल सके। और लास्टली जो मैं क्रेडिट दूंगा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को कि उन्होंने और आर्म फोर्सेस ने और हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने जिस तरह के विनिंग ऑफ हार्ट एंड माइंड की पॉलिसी रखी है कि नौजवानों को उनके दिल और दिमाग जीते, वहाँ के लोकल्स को अपने साथ मिलाएं, उनको बताएं कि स्टेट माँ की तरह है। अगर आप वेपन्स ड्रॉप करके अगर आपने कोई हीनियस क्राइम नहीं कर रखा तो स्टेट आपको माफ करेगी। इसी तरह विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स के तहत आप वहाँ पे स्टेक्स बढ़ाए हैं आपने। इसके साथ साथ वहाँ पे जो जितने आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं वो मुकम्मल तौर पर आंख रखे हुए हैं, किसी किस्म को कोई मूवमेंट नहीं करने देंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पिछली हमारी मिलिट्री की आदत थी और जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, उससे जितना हमारा वेस्टर्न बॉर्डर इसमें जो कवर है तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स के अंदर, उसको जब बार्ड वायर की है तो उस तरह की ट्रैफिक भी रुक गई। तो ये सब चीज़ों का अगर हासिल देखें तो उसकी सूरत में आप देख रहे हैं कि टेररिस्ट जो हैं ना सिर्फ या तो खुद फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं, फिर इनफाइटिंग भी होती है, खुद आपस की तफरकात की वजह से मारे जा रहे हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी जो हालात के ऊपर हो रहा है। वेरी फेयरली पुट अप जी। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो जरा मुल्क की सियासत पे आएंगे और हमारे साथ जो मोहतरम पॉलिटिशियन और एनालिस्ट मौजूद है इनकी भी राय लेंगे। हमने मुल्क की मईशत पे भी बात की, मुल्क की सिक्योरिटी पे भी बात की, पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे, यूनान किश्ती हादसे पे भी जरूर गुफ्तगू करेंगे। बहुत ही अलमनाक वाक़या है, कल भी इस पर हमने शो किया था। एक छोटे से वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए। तरह तरह की जगहों के खाने बनाने का शौक है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। हांडी के साथ आप तिल वाले कुलचे वगैरह यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वेरी नाइस। पीटीवी अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ रहा है आप ही का पसंदीदा शो। बना रहे हैं लाहौरी तवा चिकन। हम सब कुछ अच्छा अच्छा आपको बनाना सिखाते हैं ताकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। तो इसको 15 मिनट्स लगेंगे तैयार होने में। फर्स्ट बॉयल आ जाएगा तो हम इसको स्लो फ्लेम पे लिड लगाकर रख देंगे। रिवायतों की लज़्ज़त सीजन 2 सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम पर।
व्यूअर्स, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्क की सियासी, मौशी और सिक्योरिटी के हालात पर, उनका अहाता कर रहे हैं। वसीम अब्बासी साहब, सर पॉलिटिक्स पे ज़रा आते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ब्रिगेडियर साहब ने सारा पर्सपेक्टिव बताया कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से इन फाइटिंग या नूर वली महसूद ग्रुप पे कहा जा रहा है कि उन्होंने इनको जहर दिया जिसकी वजह से इनकी हलाकत हुई है। सर पॉलिटिकल फ्रंट पे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, आप भी समझते हैं ये इकनॉमिक इशू था, सिंध के जो पैसे थे वो रखने का मामला था, या ये मामला बाग के बाई इलेक्शन से शुरू हुआ है? कराची में तो आज भी जो नए मेयर हैं नौ मुंतखब, वो शुक्रिया अदा कर रहे थे PMLN का। दूसरा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मुलाकात हुई है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से। बर्फ पिघल गई है? अब्बासी साहब कुछ उखड़े उखड़े से नजर आते थे और टीवी चैनल्स पे गिलामंद से थे और कह रहे थे अगर बामकसद इलेक्शन ना हो तो वो इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो इख्तलाफात हैं, मेरे ख्याल है ये जो आम इंतखाबात हैं उसका पेश खैमा है। हाँ, जाहिर है खत्म होंगे या आने वाले दिनों में बढ़ेंगे? मेरा ख्याल है बढ़ेंगे, आर्जी तौर पे बढ़ेंगे। शायद दोबारा जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाए तो फिर दोबारा से इत्तेहाद हो जाए, लेकिन इलेक्शंस दोनों जमातों ने अलग अलग लड़ना है ऑब्वियसली। कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं, कोई सीट एडजस्टमेंट शायद किसी जगह पे हो भी जाए, लेकिन इलेक्शन में ज़ाहिर है अपने नारे लेके जाएंगे, अपना वो कहेंगे कि सिंध का मुकदमा लड़ेंगे बिलावल साहब, जनूबी पंजाब का भी शायद मुकदमा लड़े। तो मेरे ख्याल में ये एक आने वाले इलेक्शन की वजह से थोड़ी सी रिफ्ट तो आनी है, और मेरे लिए कोई छंबे की बात नहीं है। थोड़ी सी रिफ्ट होगी, अल्फाज की जो बहुत ज्यादा नहीं इख्तियार करेगी। जो PTI और नून लीग या इन जमातों के दरमियान होती थी शायद उस हद तक नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ सीखा है मिसाक जमहूरियत से और वो आगे बढ़े हैं। लेकिन जाहिर है टेंशन सामने आएंगी। जैसे कि इससे पहले PDM बनी थी तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी उससे अलग हो गई थी, अभी भी ये मेरा ख्याल होगा, और ये इलेक्शन तक ये छोटी मोटी स्क्रिमिशेस जो है वो जारी रहेंगी और इस तरह ही इलेक्शन में जाएंगे। दूसरा, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में बात करें, वो काफ़ी देरीना साथी हैं नवाज शरीफ साहब के। 1988 में वो पहला इलेक्शन लड़े थे, अपने वालिद की नागहानी मौत OGD कैंप के धमाकों में। उसके बाद से वो 7 दफ़ा मुंतखब हो चुके हैं कौमी असम्बली के मेंबर, तो और उनको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया। बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट थे नवाज शरीफ साहब के, हमेशा उनको बड़ा एतमाद किया, और इसी वजह से उनको ये पार्टी और फैमिली से हटकर उनको ओहदा दिया था। लेकिन अभी जनरल काउंसिल का इजलास हुआ, अभी वो उसमें नहीं थे, और उससे उखड़े वाला जो लफ्ज आपने यूज किया बिल्कुल सही यूज किया, कि कुछ अरसे से उन्होंने री इमेजिन पाकिस्तान का फोरम बनाया बाकी पार्टीज के लोगों के साथ मिलकर, तो लग रहा था कि वो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर भी री इमेजिन करना चाह रहे हैं शायद। लेकिन ऐसा होगा नहीं। मेरी उनसे काफी बात होती रहती है, उनके करीबी सर्कल से भी बात होती है, चूंकि मैं उनके हल्के का हूँ, तो वो कहते हैं कि मैं अपना फ्यूचर जो है ना नवाज शरीफ से अलग करके नहीं देखता, और हमारा भी ख्याल है कि वो उसके अलावा वो जीतने की पोजीशन में नहीं हो सकते, ना ही वो अपनी कोई पार्टी बना सकते हैं, ना ही वो जीत सकते हैं। तो उनको डेफिनेटली अप्रोचमेंट की जरूरत है नून लीग के साथ, खास तौर पर नवाज शरीफ साहब के साथ। हमेशा से उनका था कि जब मरियम नवाज साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया था पार्टी का, तो उन्होंने कहा कि मुझे उससे इख्तलाफ पैदा हुआ तो मैं उस ओहदे से अलग हो गया। सीनियर नायब सदर थे ना? जी, सीनियर नायब सदर भी थे और चीफ ऑर्गेनाइजर भी थे पार्टी के। चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा ज़ाहिर है मरियम नवाज साहिबा के साथ चला गया, तो उन्होंने पार्टी का ओहदा छोड़ दिया। आज उन्होंने जो बातचीत की है तो उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पास ओहदा कोई नहीं है, और मैंने पहले ही कहा था कि अगर चीफ ऑर्गेनाइजर कोई और बनेगा, क़यादत में तब्दीली होगी, तो मैं नहीं होऊंगा। मुझे लगता है कि वो मरियम नवाज की क़यादत में काम करने से थोड़े से गुरेज़ा हैं। अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं और वो क़यादत करते हैं तो वो डेफिनेटली वापस आएंगे। सदर तो शहबाज शरीफ साहब है ना पार्टी के? बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब सदर हैं पार्टी के, लेकिन उनको वो जो समझते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब अभी भी अपना कायद जो है नवाज शरीफ साहब को समझते हैं। नहीं, वो तो शहबाज शरीफ साहब भी समझते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन आपने कहा मरियम साहब की क़यादत में नहीं, वो मरियम नवाज साहिबा की इनडायरेक्टली क़यादत थी। असल में पार्टी की जो आप समझते हैं ना, बेशक प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑर्गेनाइजर जो आप समझते हैं, दैट इज अ वेरी पावरफुल पोस्ट, वेरी पावरफुल पोस्ट। मिफ्ता साहब भी और उसका शिकार अब तो हो चुके, पार्टी से शायद ओहदे से तो फरागत हो गई है, और अब वो उनका भी मुस्तकबिल मखदूश ही नजर आ रहा है। लेकिन वो बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब के, मिफ्ता इस्माइल। बिल्कुल, ये कहा जाता है कि जो उनकी आउटबर्स्ट होती है उसके पीछे भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज जो कोई कोशिश की है, CBMs शुरू हो गए हैं, आज उनकी 1 घंटा तक मुलाकात रही है नवाज शरीफ साहब से। उन्होंने अपनी वजाहत भी दी कि उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। वो कहते हैं मेरे दोस्त भी हैं, मेरे कायद भी हैं। मेरे ख्याल में उनको शहबाज शरीफ साहब से भी थोड़े से मसाइल थे। अभी गो के वो इक़्तिसादी कौंसिल में शरीक होते रहे हैं और इनडायरेक्टली पॉलिसी साजी में भी शरीक होते रहे, ओनरशिप लेकर नहीं लेते थे, ओनरशिप नहीं लेते थे, और जो अगर प्राइवेट बातचीत होती थी उसमें अभी वो थोड़े से तनकीद करते थे। मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन चाहूँगा माइजा की पार्टी का मामला है तो माइजा साहब भी जरूर मैं जानना चाहूँगा। माइजा साहब, आप बताइएगा इस हवाले से, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप लोगों की जनरल काउंसिल का इजलास हुआ, इंतखाबात हुए, तमाम ओहदे जो हैं वो मोस्टली तो बिला मुकाबला ही वहाँ पर इलेक्शन हो गए। शायद खाकान अब्बासी साहब वहाँ मौजूद नहीं थे, अगरचे पता ही चला कि शायद वो ख्याल में टर्की में थे, मुल्क में मौजूद नहीं थे, इसलिए नहीं थे। अब नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हो गई है, तो आप समझती हैं कि मामला जो है वो एड्रेस हो गया है वंस फॉर ऑल शायद खाकान अब्बासी साहब का?
देखिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं कोई भी पॉलिटिकल जो मेंबर होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, उसका राइट बनता है कि वो अपनी रिजर्वेशन शो करे। और सीनियर क़यादत जो है, जो टॉप ये जो फ्रंट लाइन लीडरशिप होती है, जिन्होंने जेलें भी काटी, जिन्होंने बहुत बड़े जो हैं सैक्रिफाइसेस किए, उनका जो है वो अगर कोई इशू बन जाए या उनको कोई रिजर्वेशन हो, इन केस हो, तो वो लोग फिर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो है अपनी लीडरशिप से बात करते हैं या जो अपने कायद होते हैं उनसे बात करते हैं। और अगर खाकान अब्बासी साहब ने अगर उनको कोई रिजर्वेशंस हैं, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, नेशनल असेंबली में वो आते रहे हैं, वो मेंबरान जिस तरह आते हैं उनकी उसको पार्टिसिपेट भी करते रहे हैं, उन्होंने कभी किसी तरह की नाराज़गी जाहिर नहीं की। लेकिन अगर वो उनको हैं भी तो वो अगर मियां नवाज शरीफ के पास गए हैं तो दैट इज़ द राइट थिंग टू डू। जो इख्तलाफात होते हैं या कोई इश्यूज होते हैं वो मेंबर्स को हमेशा अपने कायद से या सीनियर लीडरशिप से बात करनी चाहिए। जब इन हाउस जो है इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं, जिस तरह किसी फैमिली में होता है कि घर के मेंबर्स जो हैं उनको भी कोई आपस में इशू हो तो वो आपस में रिजॉल्व कर लेते हैं, इसी तरह पार्टी के भी मामलात जो हैं एक फैमिली मेंबर के मामलात की तरह होते हैं। ठीक है। और जिस तरह के खाकान अब्बासी साहब का स्टेचर है और जो खाकान अब्बासी साहब ने पोर्टफोलियो रखा हुआ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको जो है दिया। ऑब्वियसली वो ट्रस्टिंग मेंबर हैं और जो है प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिया गया, उन्होंने बाखूबी जो है उसको निभाया भी। उसके बाद वो मरीम नवाज साहिबा के साथ भी काम करते रहे। सो आई डोंट थिंक कि इस तरह की कोई सीरियस इश्यूज हैं। और इतने वो लॉयल और पुराने मेंबर हैं कि उनको जो है मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर इशू हो सकता है। हाँ, छोटी मोटी चपकलिशें होती हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब हर किसी की बात सुनते भी हैं तहम्मुल से और उनको सॉर्ट आउट करते हैं और ज़्यादातर वो मेंबरान की साइड लेते हैं और उनको बाखूबी वाकिफ है, उनका एक्सपीरियंस है, 3 दफा वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको पता है कि जो है किस तरह किसी इशू को रिजॉल्व करना हो। ठीक है। मैं खुर्रम साहब, ये जो बात की वसीम अब्बासी साहब ने कि झड़पें रहेंगी और ये इंतखाबी दंगल भी जब सजेगा तो ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी और नून लीग, आप रिवायती हरीफ रहे हैं, 90 की दहाई में हमें याद है 88 का इलेक्शन हो, 90s के 1993, 97, उसके बाद 2003 का इलेक्शन हो, 2 का इलेक्शन हो, उसके बाद फिर मिसाक जमहूरियत हुआ और फिर हमने देखा एक टेन्योर आपका पूरा रहा। ये अपोजिशन में थे जब ये हुकूमत में थे, आप अपोजिशन, और अब आप दोनों लोग पहले अपोजिशन में थे, अब हुकूमत में हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, इख्तलाफात का नाम दिया गया मुस्लिम लीग नून के साथ, इस चीज़ को इस पे मेरा नाम नहीं दिया गया, आप लोगों ने पब्लिकली बोला, बिलावल साहब ने जलसे में स्वात में बात की। बिल्कुल कि मैं इस पे जवाब ये देना चाहूँगा कि हम आवाम का केस लड़ें। अब चाहे इसको तो काबीना में लड़ें, आप चाहे इसको नहीं, जब आप हम बजट में आपसे पैसे मांगे और वो ना दिए जाए, पर हम आवाम के पास केस तो रखेंगे अपना। जाके मेरी बात सुनिए, क्या सिंध में तबाही नहीं हुई सैलाब से? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सूबा था, सबसे ज़्यादा। अब अगर हमारा ये केस है कि हमने उन लोगों को छत देनी है, उनको बहाल करना है, उनके घर बनाने हैं, उनको दोबारा सेटल करना है, वो अपने हिजरत करके मुख्तलिफ इलाकों में चले गए हैं, तो क्या ये इंपॉर्टेंट है या सियासत इंपॉर्टेंट है? वो इंपॉर्टेंट हुआ ना, ऑब्वियसली। आपने और ये जो बासी साहब आपने बात की कि शायद वो सिंध का मुकदमा लड़ेंगे, वो सिंध का मुकदमा भी लड़ेंगे और पूरे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे। चेयरमैन साहब ने एज वज़ीर ख़ारजा जो कश्मीर का मुकदमा भी इंडिया में लड़ा, वो क्या ज़बरदस्त मुकदमा लड़ा उन्होंने। तो कहने का मकसद ये है कि दूसरी बात ये कि आपने बात की भी बड़ा कांटेदार मुकाबला, बाग इलेक्शन में मैं गया था जी, मैं कैंपेन में भी था वहाँ पे और चेयरमैन मैं चेयरमैन साहब के जलसे में मौजूद था और एज अ पोलिटिकल वर्कर मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे 3-4 दिन रहा हूँ इलेक्शन से पहले, और जो फिजा बनी हुई थी वो पीपल्स पार्टी की बनी हुई थी उस हल्के में कि पीपल्स पार्टी जीत रही है। मैं आपको ये बात पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, वो रिजल्ट भी सामने आ गया जब पोलिंग हुई। तो जहाँ तक नून की बात है, देखें, 2 मुख्तलिफ सियासी जमातें, इत्तेहाद हुआ, मर्जर नहीं हुआ, याद रखें ये बात। अपनी अपनी जमात है, अपना अपना मंशूर है, अपना अपना नज़रिया है, अपनी अपनी तारीख है। और अब इलेक्शंस आ रहे हैं और नून को भी अपना राइट है कि वो जाए आवाम के पास, हम भी जाएंगे, दावेदार हम भी हैं जीत के, ये भी होंगे, हर जमात का राइट है। मैदान हाजिर है, अपना अपना जोर लगाएं, जिसको आवाम हुकूमत देते हैं फिर हुकूमत संभालेगा इंशाल्लाह। सर जी, आप क्या देख रहे हैं सियासी मंजरनामा? पीटीआई भी अभी भी कंटेंशन में है। असद उमर साहब, कल उनका पहला इंटरव्यू हुआ काशिफ अब्बासी साहब के साथ, उन्होंने कहा अगरचे वो अपने चेयरमैन की पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं, इवन जो 9 मई की भी थी स्ट्रेटेजी, लेकिन अभी उन्होंने कहा अगर उनको टिकट दिया गया तो वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो आप समझते हैं कि जहाँ हम बात करें पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, अभी तो पॉलिटिकल पार्टी है, ज़ाहिर बात है जो लोग 9 मई के जिम्मेदार हैं उनको तो जेल जाएंगे और सज़ा होगी,
लेकिन जो मौजूद हैं आप, और साथ में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी काफी है। अच्छा, क्योंकि वो हर जगह उसको डैमेज करेंगे जहां जहां जाएंगे, क्योंकि इलेक्टेबल्स हैं इस्तेकाम पाकिस्तान चेयरमैन पार्टी। पीटीआई कहते हैं उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। वोट बैंक पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप हलकों की सियासत होती है, बरादरी की सियासत होती है। जब आप अर्बन मिडिल क्लास को ना देखें ना, आप अगर देही इलाकों में जाएंगे तो वहां पर वोट बैंक की खाली मैटर नहीं करता, एक पार्टी के चेयरमैन का वोट बैंक मैटर नहीं करता, धड़ों का वोट बैंक भी होता है, इलेक्टेबल्स का भी वोट बैंक होता है। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा डेंट पड़ चुका है पीटीआई को। अच्छा। अगर इलेक्टेबल्स जाएंगे, खुद खान साहब कहते रहे, ये आपको पता है ना कि ये पिछले इलेक्शंस में उन्होंने कहा था कि इलेक्टेबल्स हमारी मजबूरी है, उसके बगैर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, उनका ये कहना होता था। अच्छा। तो अभी अब मेरे ख्याल में इलेक्टेबल्स ना होने की वजह से उनको बड़ा मसला होगा। आज शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब दोनों एक दौड़ में शामिल थे इस्लामाबाद में, कोर्ट में जब उनकी जमानत मुस्तरद हुई तो एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो दोनों भाग के गाड़ी में बैठ रहे हैं उससे पहले कि गिरफ्तारी हो जाए। तो उन दोनों के दरमियान भी दौड़ चल रही है, पार्टी के अंदर मुख्तलिफ रेसेस चल रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि सीरियसली पीटीआई इन कंटेंशन है। अच्छा, आपको नहीं लगता? और आप समझते इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उनको डेंट लगा सकती है? उनको डेंट लगा सकती है, और मेरे ख्याल में भी लगा सकती है। इनको इतना डेंट नहीं लगेगा। ज्यादा लग रहा है कि वो उनके साथ चले जाएंगे। हमें कोई डेंट नहीं लगा सकता। इस्तेकाम पाकिस्तान और पीटीआई भी उसको डेंट दे सकते हैं, हमें कोई डेंट नहीं देगा अल्लाह के फजल से। अच्छा, माजिद साहब, ब्रिगेडियर साहब, चूंकि ये सब्जेक्ट आप अगर इस पे तबसरा आप करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू कमेंट, लेकिन मैं पहले माजिद साहब के पास जाऊंगा। माजिद साहब, आप माशाल्लाह सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। पंजाब का जो इलेक्टोरल बैटलफील्ड है वो कहते हैं सबसे ज्यादा वो एक्सप्लोसिव होगा। ज़ाहिर बात है सिंध में तो पीपल्स पार्टी में मेरे ख्याल में अब तो 20 अजला में से 22 में से 20 में इनके मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्टेड हैं, और जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर भी एक कोलिशन, मौलाना साहब हैं, आप हैं, पीपल्स पार्टी है, एएनपी है। बलूचिस्तान में भी अक्सर मिक्स रिजल्ट आता है, मुनकसिम सी पार्लियामान आती है। पंजाब में तय होता है। तो कैसे देख रही है पीएमएलएन के स्कोप और चांसेस? आपका ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से, और कहते हैं पीपल्स पार्टी का वहां हमेशा से वोट बैंक रहा है। देखिए, पहली तो बात जो मैं करना चाहूँगी वो ये है कि एक बहुत चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस, एक तो माशी तौर पे सर्कमस्टांसेस चैलेंजिंग थे, दूसरा जो है पीडीएम में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेके चलना उससे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है शहबाज शरीफ साहब के लिए, और उन्होंने उसको बाखूबी जो है वो अभी तक जो है उसको निभा रहे हैं, और उसको जो है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेके चल रहे हैं जी। और एज पर माय इंफॉर्मेशन ये कल ही बिलावल भुट्टो साहब ने, जो जरदारी साहब हैं, उन्होंने कल जो है 25 अरब गालिबन फ्लड इफेक्टिव्स के लिए लिया है, और एंड इसमें कोई जो है दो राय नहीं है कि फ्लड इफेक्टिव साउथ पंजाब में भी थे, फ्लड इफेक्टिव जो हैं वो पंजाब में भी थे, और शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जो हैं इकट्ठे जायजा लेते रहे। तो पूरा पाकिस्तान पूरा जो है इन सब का है। जी जी, एग्जैक्टली जी जी, बाजा साहब बात कीजिएगा। शहबाज शरीफ साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, लाउड एंड क्लियर, प्लीज बात मुकम्मल कीजिएगा। तो मैं आई एम सेइंग कि शहबाज शरीफ साहब जो है दिल से बहुत ज्यादा जो है इस चीज के उनके दिल के करीब। ठीक है, मेरे ख्याल में थोड़ी सी हमारी वॉइस जो है आपकी थोड़ी सी मिस आउट हो जाती है। ब्रिगेडियर साहब, सर आपको इस पे एनालिसिस करना चाहेंगे? हमने आपसे इकोनॉमी और सिक्योरिटी पे तो बात की, जाहिर बात है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप भी वोटर होंगे, वोटर हैं बल्कि, क्या राय देंगे सर? हमारी जो मुल्की सियासत है उसको आप किस तरह आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर आ रही है आने वाले दिनों में, और ये जो एक साल से सियासी गैर यकीनी थी इसके बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं? ब्रिगेडियर मिनाज साहब, मेरे ख्याल में जो सियासत है उसमें उस पर एक्सपर्टीज नहीं हूँ, लेकिन ऐसी जगह आपने कहा मैं एक वोटर भी हूँ, वोटिंग सिटीजन हूँ पाकिस्तान का, तो उसमें मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि सियासत आपकी मेजॉरिटी की तरफ जा रही है। अच्छा। आपके जो पीडीएम के भी जितने हमारे लीडर्स हैं वो बड़े मैच्योर बात करते हैं, और अपने जब इंटरेस्ट की बात, अपने लोगों की इंटरेस्ट की बात आती है तो उसमें उसे तनकीद भी करते हैं और इख्तलाफ राय भी करते हैं, जैसे कि अभी बजट के मुतालिक हमारे फॉरेन मिनिस्टर का बयान भी आया है। तो ये सब वो चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि एक जमहूरियत का हुस्न है, और ये चीज़ आगे चल के हमारी पोलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जो लेकर आएगी चीज़ को। अगर आपकी पोलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो फिर वही बात है कि हमारी मईशत स्ट्रांग होगी, मईशत स्ट्रांग होगी तो ये कौंसिल भी काम कर सकेगी।
मीशत स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके जो नौजवान यूनान में दूसरे जो अपने एक अच्छे बेहतर मुस्तकबिल को तलाश करते हुए गए, इस तरह लोग इंसानी स्मगलर्स के हत्थे नहीं चढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल के अंदर जब ये सब चीज़ें होंगी तो, और जो इख्तलाफ राय जो पीडीएम के अंदर भी नज़र आता है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत हेल्दी कंपटीशन है और अपने लोगों के इंटरेस्ट का, उनकी बेहतरी का, सूबों की जो एक ऑटोनमी है उसका एक मुंह बोलता सबूत है। तो मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमारी सियासत जो है बड़ी स्ट्रांग होने जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी लग रहा है वसीम अब्बासी साहब कि पॉलिटिक्स हमारी स्ट्रांग हो रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और इलेक्शन जो हैं वो इंशाल्लाह जब होंगे तो उसका आउटकम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ इशारा करेगा, या एक आपको मतलब जिसे कहते हैं ना सहाफियाना इस्तिखारा, क्या कहते हैं, हंग पार्लियामेंट देख रहे हैं या कोई स्टेबिलिटी देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह वो लोग कहते हैं ना कि वी आर नॉट इन प्रेडिक्शन बिजनेस, हम जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी हमारी वो मंजिल क्लियर नहीं हुई कि क्या हम इस्तेकाम की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। जैसे आपने पहले कहा था कि पीटीआई एक स्टेक होल्डर हो सकती है पार्टी की, अगर पीटीआई एक पावर के तौर पे मर्ज करती है तो फिर और इलेक्शन वो जीत नहीं पाते तो फिर वो एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर बन सकते हैं। तो ये देखना होगा कि अगले इलेक्शंस में पीटीआई की क्या पोजीशन बनती है। अगर ये पीडीएम की जमातें जीतती हैं तो डेफिनेटली साहब कहते हैं वो बातचीत के लिए तैयार थे। वो तो पहले भी उन्होंने कहा कि मुझे चेयरमैन साहब से इख्तलाफ था, बल्कि उन्होंने कहा वी मिस द अपॉर्चुनिटी। जुलाई में पीडीएम की गवर्नमेंट, यूनिटी गवर्नमेंट इलेक्शंस और अर्ली डिसोल्यूशन पे मान रही थी। लेकिन अभी तो देखना ही होगा कि असद उमर साहब क्या अपने हल्के से जीत पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनको अगर आशीर्वाद हासिल नहीं होगी और टिकट नहीं मिलेगा चेयरमैन की, जो कि मुझे लगता है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा अपनी पार्टी से। अगर तो पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन पार्टी ने उन्हें शायद छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, आपको ये लग रहा है। लेकिन खुर्रम साहब, आपको सर क्या नजर आ रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से? कहना चाहूंगा आप प्रेडिक्शंस पे बात, क्योंकि आपके हल्के में राजा साहब ने तो सरप्राइज किया था, जो हमारे मोहतरम स्पीकर साहब जीत गए, लेकिन बाकी पंजाब में तो पीपल्स पार्टी बहुत बेहतर होगा। पंजाब बहुत बेहतर होगा इस इलेक्शन में। और मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए किस बलबोते पे, मैं इससे जानना चाह रहा हूं आप लोग किस बलबोते पे एनालिसिस करते हैं कि पंजाब में जिस तरह लोग आ रहे हैं, जनूबी पंजाब से लोग शामिल हो रहे हैं, सेंट्रल पंजाब से शामिल हो रहे हैं लोग। नहीं, वो जरदारी साहब दुबई में हैं, उनकी वापसी के बाद फिर दोबारा ये पाकिस्तान पार्टी बनने के बाद दुबई नहीं ये बात नहीं। देखें, अब दूसरी चीज़ जो यहाँ बात की गई कि शायद ये पार्टी हुकूमत बनाए या हंग पार्लियामेंट आए, मेरा इस पर सिर्फ ये कहना है जो चैलेंजेस हैं ना पाकिस्तान को, जो मईशत के चैलेंजेस हैं, बाकी चैलेंजेस है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, हमें कोई एक पार्टी मिलकर नहीं कर सकती। आप सियासी इख्तलाफ रखें, इलेक्शन लड़ें अलग अलग अपना, अगर किसी एक जमात को मिलती है मेजॉरिटी वेल एंड गुड, वो संभाले अमूर मुमलिकत, और अगर हंग पार्लियामेंट बनती है तो उसके बाद भी सबको बैठ के इकट्ठे पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। बेशक अपनी सियासत करें, अपने नजरिए पे करें, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ें, लेकिन एट द एंड आपने इकट्ठे होना, अगर लेट्स से पाकिस्तान के लिए इकट्ठे बैठ। अगर वो उनके कुछ मेंबरान इलेक्ट होकर आ जाते हैं तो वसीम अब्बासी साहब का तज्जिया है कि वो इंस्टेबिलिटी या डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर हो सकते हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए आपके ख्याल में? सर, हर वो बंदा जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और जो इंतशार और 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करने के बाद सियासत करता है, उसके साथ बैठना चाहिए। सारे पीटीआई में दहशतगर्द तो नहीं है, सारे इंतहा पसंद तो नहीं है, सारे नेगेटिव माइंडसेट के या एंटी स्टेट माइंडसेट के लोग तो नहीं है। ये फैसला आवाम ने करना है जी, कि वो नून को वोट देती है, पीपल्स पार्टी को देती है, पीटीआई को देती है। मैं ये कह रहा हूँ जब एक दफ़ा ये फॉर्मेशन हो जाती है, कॉम्पोजिशन बन जाती है, फिर बैठ के पाकिस्तान के लिए सब मिलकर काम करें, उस वक्त इख्तलाफात को पीछे रख दें। हल्के में बात करते हैं, आपका क्या इस वक्त पॉलिटिकल स्लोगन है? इस मौजूदा हुकूमत जिसका आप हिस्सा हैं उसकी कारकर्दगी की बात करते हैं या क्या आपका स्लोगन है? सर, हमारा जो हल्के में हमारा स्लोगन है वो यही है कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने लोगों को रोजगार दिया। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जब आती है, पिछले अदवार में बिल्कुल दिया। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो तनख्वाहों में इजाफा करती है, सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में इजाफा करती है, डेवलपमेंट के काम पंजाब हो या सिंध हो, जितनी बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिफिकेशन है, सुई गैस है, रोड डेवलपमेंट है, वो आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें। पीपल्स पार्टी के कैपिटल को हर्ट तो नहीं करेगी? जाहिर है महंगाई का फर्क पड़ता है, कोई कहे अगर नहीं पड़ता तो गलत बात होगी, ये गैर सियासी बात होगी। लेकिन हम लोगों को ये भी समझाते हैं कि इस तबाही और जिम्मेदारी के जो जिम्मेदार है ना, वो 4 साल जो पीछे लगा गए हैं, वही ये बुनियाद रख के गए हैं जो अभी तक हम काट रहे हैं। चलिए, वक्त खत्म हुआ जा रहा है। बहुत शुक्रिया वसीम अब्बासी साहब आपका, कि इट्स गुड और इट्स एन ऑनर कि आप हमारे शो में हैं। राजा खुर्रम परवेज साहब आपका बहुत शुक्रिया, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। ब्रिगेड साहब, ब्रिगेड मिनाज साहब आपका सर बहुत शुक्रिया, आपने मुख्तलिफ नुकात पर गुफ्तगू की और अच्छा अपना तजिया दिया। मायजा मीर गुजर साहबा का बहुत शुक्रिया, उन्होंने PMLN की नुमाइंदगी की और अपनी बात की। व्यूअर्स, आज हमने मुख्तलिफ नुकात पर मबनी गुफ्तगू की, मुख्तलिफ आरा है। उम्मीद तो और दुआ यही करेंगे, जो सबसे बड़ी खबर है कि मुआशी प्लान तैयार कर लिया गया है, अल्लाह करे इस पे अमलन काम हो और जिससे पाकिस्तान की जो आज बताया गया कि इतने अरब डॉलर, 70 अरब डॉलर जो हैं आइंदा 5 साल में, अगर इंशाल्लाह इस पे काम होता है, हमारी बरामदात बढ़ सकती हैं, हमारी इकोनॉमी का साइज़ बढ़ेगा, तो रोज़गार मिलेगा, बिलखसूस नौजवान और ख़वातीन को जो हमारी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। इन्हीं नुकात के साथ प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रेशर टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।